एक्सक्यूज मी। हाँ जी। एक रीढ़ की हड्डी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, बहुत डिमांड में है। ओरिजिनल मतलब? क्या बात कर रहे हैं सर, एकदम जेन्युइन। इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ मतलब? क्या क्या नहीं कर सकते हैं आप? कबड्डी खेलें, कुश्ती करें, खड़े हो ट्राई कर सकते हैं। हाँ। ओए 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 ओए, क्या लग रहा है बॉस। वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई मिसेज, बढ़िया है? वाह सुनील बाबू, नया घर, नई और नई, बढ़िया है। सुनील बाबू, मिसेज सुनील बाबू, न सुनील बाबू, बढ़िया है। ये है शौकतगंज के रईसजादे और हमारे नवाब साहब। कद लंबा, दिल बड़ा, शौक रंगीन, और मैं हूँ हुजूर का साया, इनका मुलाजिम। अपने नवाब साहब बेमिसाल हैं। अखबार पढ़ेंगे तो इस्त्री करवा कर, बुलबुलें परखेंगे तो सिर्फ जर्मन दूरबीन से। Take this medicine 3 times a day. After breakfast, after lunch, after dinner. Gargle every 2 hours. Take a lot of rest. Eat well. आम इंजन ऑयल इसी तरह काम करते हैं, नुकसान होने के बाद। अल्लाह मियाँ ने बोला है 4 निकाह करने को, तो उनको कैसे मना कर दें? कोई ना कोई कारण तो होगा ना कि वो चाहते हैं कि हम 4 बीवी रखें। ये 4 घर का भला होगा। हाँ? तुम लोगों के साथ समस्या यही है, सिर्फ अपने बारे में सोचती, स्वार्थी कहीं के। हाँ, स्वार्थी तो हम हैं। हाँ सर, यही रुकना है। जी सर। सर, ये क्या हो गया? अरे कोई है? ये भी कोई टाइम में बेहोश होने का लल्लू? मीठा। भाई साहब, एक कैडबरी डेयरी मिल्क देना। हेलो। अरे ये क्या? बोतल खोल के लेना पड़ेगा, हाथ में क्यों नहीं आ रहा? मैं आ कम इन। कैडबरी डेयरी मिल्क देना। ए चश्मिश देना। लड़की नहीं देखी क्या? ये लीजिए। खातिन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और थिएटर का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम जमील खान साहब, नाम ही काफ़ी है। यूं तो जमील भाई ने एशियन पेंट्स का बहुत फेमस ऐड था वाह सुनील बाबू, उस ऐड से घर घर में जगह बना ली थी, लेकिन आपको अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए गैंग्स ऑफ वसेपुर में बहुत सराहा गया। इस किरदार के लिए आपको स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, और हाल ही में वेब सीरीज गुल्लक के लिए आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया, और अब इसी सीरीज के लिए आपको बेस्ट एक्टर्स के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। बेशुमार एड्स किए हैं, थिएटर किया है, फिल्म्स किए हैं, वॉइस ओवर्स किए हैं, और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्टिंग एकेडमी में आप फैकल्टी भी रहे हैं। जमील भाई, खुशामदीद और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, इत्मीनान। तो जमील भाई, मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि आपको इंस्टेंट स्टारडम मिला, आपका जो वो ऐड था, तो वो घर घर वाह सुनील बाबू जो है वो एक हैशटैग काइंड ऑफ बन गया था। तो ये आप, हाउ डिड दिस हैपन? ये दरअसल मुझे मैं थिएटर से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही। और मैं जब बॉम्बे भी आया तो मेरा मकसद यहाँ आने का थिएटर करना ही था।
अच्छा। और फिल्मों का कोई इरादा एज सच नहीं था, लेकिन जैसा कि सभी जो भी यहाँ आया है या जो भी इस फील्ड में आया है उसको ये एहसास हो ही जाता है कुछ वक्त के बाद कि भाई थिएटर से गुजारा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इधर हाथ पैर मारने लगे इधर उधर की भी और क्या किया जाए। तो एडवर्टाइजिंग वाज एन एसोसिएटेड फील्ड कि भाई चलो एडवर्टाइजिंग और डबिंग और व्हाटएवर जो भी रिलेटेड फील्ड थे उसमें कुछ आमदनी का जरिया बनाया जाए। तो मैं थिएटर कर रहा था, प्ले कर रहा था, और एक साहब, जैसा कि होता है कि प्ले देखने के बाद लोगों को पसंद आता है अगर तो बैक स्टेज आते हैं मिलने के लिए, वैसे ही एक साहब आए मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि भाई आपका नंबर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मतलब खैरियत? तो उन्होंने कहा नहीं, हम एड्स बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आपको एक ऐड के लिए कास्ट किया जाए, मुझे लगता है कि आप बहुत माकूल रहेंगे उस ऐड के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं नंबर लेके चले जाते हैं। तो खैर, तो कॉल आया और मैं बुलाया गया कि भाई ऑडिशन करना है उसका। तो मैंने कहा यार अच्छा ऑडिशन, तो ठीक है, ऑडिशन के लिए चले गए। और अब क्या होता था कि वो उन दिनों शुरुआती दौर था, तो ये होता था कि यार ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, होता हुआ है नहीं है। तो बड़े आधे मन से गया मैं कि भाई चलिए साहब ऑडिशन करना है, तो कर लिया। अच्छा, मुझे कहीं बाहर जाना, तो मैंने उससे बोला भी कि भाई आप अगर कुछ हो रहा है तो जल्दी बता दीजिए कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो ऐसा ना हो कि आपका हो जाए और मैं बाहर निकल चुका हूँ, ऐसा कुछ हो है। तो उन्होंने कहा नहीं हम बताते हैं। शाम तक उनका फ़ोन आ गया कि भाई आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए उसको, और यू आर ऑन। तो वो साहब उस तरीके से थिएटर में मुझे स्पॉट किया और उस तरीके से वो ऐड ऑडिशन किया मैंने, उसका लोगों को पसंद आया और फिर उसके बाद वो ऐड किया। तो तारीख है वो तो एडवर्टीजमेंट्स के चंद चुनिंदा एड्स में से एक। और बड़े मजे की बात यह है कि इतने वक्त के बाद भी वो जुमला जो है वाह सुनील बाबू अक्सर और बेशतर आम जबान में इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, और उसके साथ साथ जो उसका आखिर का जो लाइन था, बढ़िया है, बढ़िया एग्जैक्टली, वो भी बहुत बड़ा कैच लाइन बन गया था। हर बात को लोग वो बोला करते थे कि भाई बढ़िया है, बढ़िया है बिल्कुल, वो बहुत अब भी इस्तेमाल होता है वो। जी जी जी। तो हाँ, तो मेरे करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क रहा है, क्योंकि उसके पहले लोग मुझे थिएटर से जाना करते थे और इसके बाद इस एड के बाद और ये इतना प्ले किया गया और इतना चला, लोगों को इतना पसंद आया कि वो कल्ट बन गया और आज तक लोग उसे याद करते हैं। और लोग अब उन दिनों में तो खास तौर से लोग जब रेफरेंस को दिया जाता था तो भाई जमील खान कौन, तो वो जो है वो देखा वो वाला ऐड वाह सुनील बाबू, एग्जैक्टली। तो उस तरीके से हाँ, उस ऐड का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर। हमें याद है जमील भाई कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो ये जब आया करता था ऐड तो लोग, अच्छा छोटा सा शहर है अलीगढ़, तो वहां के ऊपर ये फौरन एक तमगा लग जाता, भाई अलीगढ़ के हैं साहब। तो ये अच्छा और ये पता नहीं था, बैकग्राउंड कुछ भी पता नहीं था, तो उससे जो है वहां पे और बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया कि भाई साहब अलीगढ़ के साहब हैं ये। अच्छा जमील भाई, मैं जहां तक मुझे याद है कि जब आप अलीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहां के ऊपर आप ड्रामा क्लब में या जीसी वगैरह में एक्टिव नहीं थे, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ये फैसला कबों में किया कि साहब अदाकारी को यानी थिएटर को जो है वो प्रोफेशन बनाना है? देखिए, प्रोफेशन बनाना पूरी तरीके से तो उस वक्त दिमाग में ये बात नहीं थी कि इसको एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का इरादा उस वक्त तक तो नहीं था जब मैं अलीगढ़ में था। बेसिकली 12th मैंने साइंसेस से किए थे और आईआईटी में नहीं हो पाया, तो फिर ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स दिल्ली जाना चाहता था, दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ। भाई मेरे अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ में एडमिशन हो गया मेरा। और फिर अलीगढ़ में एडमिशन होने के बाद फिर थिएटर का मेरा ताल्लुक जो स्कूल के दिनों से रहा है, लेकिन थिएटर अलीगढ़ में मैं शायद इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि जिस माइंडसेट से मैं आया था, मतलब आई वाज इन अ बिट ऑफ अ डिप्रेशन व्हेन आई
गॉट टू AMU बिकॉज IIT में नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। तो ये था कि यार क्या है, तो ये बस ग्रेजुएशन करने के नज़रिए से आ गए थे, भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। वालिद साहब ने कहा कि यार ग्रेजुएट तो हो जाओ, शादी बात कैसे होगी, करने में दिक्कत होगी, तो कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाओ। तो उस तरीके से एक, हाँ, बहुत बड़े आधे मन से गया था मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। फिर वहाँ पर क्योंकि अलीगढ़ में शायद मैं डरा भी हुआ था कि वो रैगिंग होगी और कि हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसे हॉस्टल वगैरह में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये था कि कुछ शायद कुछ लोगों से जो बात करने से पता चला कि यार काफ़ी वहाँ पर पॉलिटिक्स है और मतलब ग्रुप्स हैं या जो भी है, कि उसमें घुसना आसान नहीं होगा। पुराने लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पर, और क्योंकि मैं एक एलीट पब्लिक स्कूल से आया हुआ था और यहाँ पर एक थोड़ा सा मिक्स्ड क्राउड था, मिक्स्ड बैग था, तो वेदर आई विल बी एबल टू फिट इनटू दैट फॉर्मेट और नॉट, और मैं अंग्रेजी थिएटर किया हुआ था, तो वेदर आई विल बी एबल टू फिट इनटू इट और नॉट, तो वो एक थोड़ा सा जो है कश्मकश चल रहा था। तो उस वजह से मैंने हिस्सा एज सच ड्रामा क्लब में नहीं गया, मैं थोड़ा बहुत ऑन द साइड्स किया करता था। इप्टा का थोड़ा कुछ किया मैंने, और फिर एक और कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप था, उनके साथ मैंने किया, सबरंग नाम था शायद, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। राइट सबरंग जी। तो उनके साथ कुछ एक स्ट्रीट प्लेज या नहीं, वो छोटे छोटे स्किट्स वगैरह कुछ किए, और अपना हॉल फंक्शन में कुछ होते हैं ना छोटे छोटे स्किट्स वगैरह, मिमिक्री वगैरह, तो वो कभी कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था मैं, काफी विथड्रॉन था वहां पर। बहुत ज्यादा मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो काफी एक्टिव थे, वो तो इनफैक्ट कोर्ट मेंबर भी रह चुके हैं वहां से, तो वो काफी एक्टिव थे और मैं बड़ा सबड्यूड था वहां पर। और मेरा ये था कि बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर मैं निकलूं यहाँ से और बॉम्बे जाऊं और थिएटर करूं। अच्छा तो जैन भाई, एक आम नजरिया यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में सर आपको तो थिएटर के थ्रू, जो कि एक जनरल एक माना जाता है, एक स्टेपिंग स्टोन टाइप के थिएटर करने लगते हैं लोग, और उसके बाद फिर वहाँ से स्पॉट किए जाते हैं और फिर वो उनको ब्रेक मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अमूमन एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक गॉडफादर या तो चाहिए, या फिर आपको ये कुछ इंस्टीट्यूट से, जैसे FTII है या NSD है, इसका बैकग्राउंड अगर होता है तो इसका माइलेज मिलता है। और आपको फिर ये इतने बड़े बैनर की फिल्म, गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले आप कर चुके थे फिल्म्स, आई बिलीव। जी। तो फिर ये कैसे, हाउ डिड दिस हैपन? भाई नॉट बाय डिजाइन एट ऑल, चीजें बनती गई, रास्ते खुलते गए, और मैं हर चीज का क्रेडिट थिएटर को ही दूंगा क्योंकि मेरा फोकस थिएटर था। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि नसीर भाई के साथ मुझे थिएटर करने का मौका मिला। तो वो तो खुद इंस्टीट्यूट है। अब वो खुद ही इंस्टीट्यूट है, और क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं, लेकिन इतने जो नामचीन लोग हैं या डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो मैटर करते हैं, वो कोई भी प्ले देखने के लिए आसानी से आते नहीं है। तो नसीर भाई के नाम से कम कुछ लोग आ जाते थे देखने के लिए प्ले, और आने के बाद फिर उनको कोई एक्टर अच्छा दिखता था तो फिर वो उनके जहन में रह जाती थी बात। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई कि कुछ लोग जो आए, उन्होंने देखा, काम को पसंद किया, और शायद उनके जहन में रह गई होगी। तो उस तरीके से, और थिएटर में एक रेप्यूटेशन बनता गया धीरे धीरे कि अच्छा, अरे वो अच्छा एक्टर है, यू नो। तो उस थिएटर से ही सारी शुरुआत वहीं से ही हुई है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की हो, चाहे वो वॉइस ओवर्स की हो, चाहे वो फिल्मों की हो, वो थिएटर से हुई है। और मेरी ग्राउंडिंग भी थिएटर ही है। मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से या ड्रामा स्कूल से तो हूँ नहीं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब हुई है थिएटर करते हुए, राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज। और तो वो थिएटर करते करते चीज़ों को समझना, एक्टिंग के गुर जो होते हैं उनको, जिनको मैं डिफाइन नहीं कर पाता था, वो किसी तरीके से उनको
अपने अपना तरीका बना के उनको एम्प्लॉय करता था। मालूम नहीं था कि अच्छा इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वो एक होता है कि भाई आप अपना अपना तरीका खुद ढूंढते हैं, खुद बनाते हैं और उसको फिर एम्प्लॉय करते हैं उसमें। ये भी लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे याद है जब आपने यहाँ पे परफॉर्म किया था वो टेतवाल का कुत्ता, जब यहाँ पे स्टेज परफॉर्म किया था, तो उसमें जो आपने वो तितली के उड़ाने का वो जो दिया था, वो एक जरा सा एक छोटा सा हिस्सा मुझे जहन में रह गया, जिस खूबसूरती के साथ ये इतनी बारीकियां हैं। यानी उसका उस तितली का प्रोफाइल उंगली से इशारा करके दिखाना, दैट वाज अमेजिंग। और ये जाहिर है कि अदाकारी के लिए भी कुछ जहनियत तो यानी जहानत तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप एक्टिंग स्कूल में किसी को भी घुसा करके और उसको आप ठोक पजा करके एक्टिंग करा देते हैं। गधे को घोड़ा तो नहीं बना सकते आप। लेकिन ये कि हाँ, उसको आप मांझ के, उसको तराश के आप बेहतर जरूर बना सकते हैं। जी, तो टेक्निकलिटीज मेरे ख्याल से सिखाते होंगे वहाँ पे, जो उसकी अदाकारी की या कैमरा फेस करने की या इसकी थिएटर की जो टेक्निकलिटीज है वो सिखाते होंगे उसके ऊपर। अच्छा जमील भाई, ये हाँ आपका मतलब कि जो चीजें मुझे सीखने में कई साल लग गए, वो किसी स्कूल में जाके आप उसी चीज को आप साल, 2 साल, 3 साल में आप वो समझ लेते हैं और फिर उसको एम्प्लॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। जो चीज मैंने डिस्कवर करके सीखी, उसको डिस्कवर करने में जो जर्नी होती है वो लंबी खिंच जाती है। सही बात है। अच्छा एक चीज मुझे जमील भाई, एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब दिस द राइट मोमेंट एंड आई बिलीव यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि मैं एनएसडी गया था वो करने के लिए, उसका कंपटीशन देने के लिए। तो वहां पर जितने सीनियर थे वो रघुवीर यादव वगैरह थे, तो उन्होंने वो अलीगढ़ आए थे पहले, एक फेस्टिवल हुआ था, उसे एज जज बन के आए थे। एक वहां पे फेस्टिवल हुआ था, यूथ फेस्टिवल। तो जब हम उसका वो फेस करने जा रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने खास तौर से अलग से बुला के ये कहा कि देखो ऐसा है कि उनको ये मत बताना कि तुम्हारा जो एस्पिरेशन है वो फिल्म्स है, ये अगर तुमने बता दिया तो वहीं के ऊपर मामला। तो ये जो तजाद चला आ रहा है थिएटर और फिल्म्स का, जबकि अल्टीमेटली होता यह है कि थिएटर वाले जो होते हैं, जैसा आपने बताया कि भाई माश उसमें इतना नहीं है, तो उसको फिर फिल्में करनी ही पड़ती हैं। तो ये तजाद क्यों है, मतलब व्हाई देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थिएटर एंड फिल्म्स? देखिए, अल्टीमेटली एक्टिंग को लेके अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। हाँ, तो बात वही, मुझे लगता है कि थिएटर में क्योंकि वो ज्यादा मेरे ख्याल में अब वो चीज नहीं है उतनी जितनी पहले थी, क्योंकि वो एक मार्क्ड डिफरेंस था। क्योंकि पहले जो एक पारसी स्टाइल थिएटर या बहुत ही लाउड थिएटर, नौटंकी स्टाइल या बहुत उस तरीके का थिएटर हुआ करता था। अब थिएटर में भी वो चीज नहीं रही। अब थिएटर भी बहुत ही क्या कहते हैं, मेलोड्रामा कम हो गया शायद। हाँ, तो अब बिकॉज मीडियम जितने ज्यादा खुलने लगे हैं, आपका टेलीविजन, फिर ओटीटीज, और फिल्में तो हैं ही खैर, और अब रियलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है और झुकाव है, तो इसलिए तो स्टाइल में भी फर्क आने लगा है। पहले जिसको पैरेलल सिनेमा हम कहते थे या रियलिस्टिक सिनेमा, जो नसीर भाई ओम जी वगैरह वगैरह करते थे, और एक कमर्शियल सिनेमा जो कि मसाला फिल्म कहा जाता था, बिल्कुल। तो अब उनमें भी एक जो दूरी है वो कम होती जा रही है, जो उनके बीच में एक डिफरेंस था वो कम होता जा रहा है, कि अब रियलिज्म की तरफ ज्यादा रुझान है। तो उस वजह से, और क्योंकि थिएटर के एक्टर थोड़ा तफरीहन हम लोग बात करते हैं, कभी ये इंडस्ट्री में इस तरह की बात होती है कि यार ये थिएटर वाला है यार, ये एनएसडी का है, तो ये सवाल बहुत पूछेगा, ये बहुत पकाएगा बहुत, तो एक मिसकंसेप्शन सा बना हुआ था, और एक बेचारे उसकी वजह से सफर भी करते थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ट्रेन्ड एक्टर इज डेफिनेटली फार बेटर देन एन अनट्रेन्ड एक्टर एनी डे। तो चाहे वो एनएसडी से हो या किसी भी स्कूल से हो, अगर ट्रेनिंग अगर आपने ली है
और वैसे कहने को तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और वो कमाल के एक्टर्स हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। फिल्मों में भी हमारी फिल्मों में भी और अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने थिएटर बिल्कुल नहीं किया है या कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और फिल्मों में बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ भी वो वैसे केसेस हैं। तो कोई ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है भाई। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल से वो जैसे हो गया है। हाँ, अब और एनएसडी के जो लोग हैं डेफिनेटली उनको बहुत एक एडवांटेज रहता है। खास तौर से मैंने ये देखा है कि इन लोगों की आवाज के ऊपर जो काम किया जाता है एनएसडी में, दैट्स मार्वेलस। तो देखिए, जब मैं कह रहा हूँ, जब आप किसी कॉलेज जाते हैं और ढंग के कॉलेज में खास तौर से अगर जाते हैं, 3 साल 5 साल जहाँ लगाते हैं आप, वहाँ पर मशक करते हैं, अब पूरी हर एक्टिंग के हर चीज पर काम करते हैं, जिसमें कि आवाज और डायलॉग डिलीवरी भी एक सब्जेक्ट है। तो जाहिर है फिर तो आदमी को बेहतर होना ही चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए भाई। आप किस तरीके से, आप हाउ यू ब्रीथ व्हेन यू बिफोर यू डिलीवर अ डायलॉग, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। तो और आप किस तरीके से इनंसिएट करते हैं, आप जो तलफ्फुज की बात जो है वो भी आ जाती है, स्पीच में आ जाती है। तो हर चीज पर काम होता है वहां पर ना। जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो हर चीज पर काम होता है, जाहिर है फिर वो बेहतर प्रोडक्ट बन के निकलता ही है। अब उसमें यही होता है कि कुछ जगहों के ऊपर बहुत ईमानदाराना काम होता है, कुछ जगह बड़ा, जैसे मुंबई में जो है वो मेरे ख्याल से हर गली कोचे पे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन जो एनएसडी में वाकई में दिल के साथ, ईमानदारी के साथ जो मेहनत की जाती है, दैट्स अनपैरेलल। अच्छा जमील भाई, ये जहां तक मुझे पता है कि आपका तो एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, लेकिन वालिद साहब जो थे बड़े खिलाफ थे आपके, शायद ये आपके इस फैसले से। तो जैसा कि सुनते हैं कि भाई बड़ा कन्वेंशनल सा स्ट्रगल होता है, वहां पर जाकर के फुटपाथ पे सोना पड़ता है, और मेरे ख्याल से आपको इससे तो गुजरना नहीं पड़ा। तो आपने वालिद साहब को कैसे इवेंचुअली कैसे कन्विंस किया कि भाई मुझे ये यहाँ जाना है और यहाँ रहना है? देखिए, वही आईआईटी में मेरा दाखिला नहीं हुआ, मैंने आईआईटी जी क्वालिफाई नहीं किया, तो वो एक डिप्रेशन का दौर था एक। तो उसमें वही ग्रेजुएशन हुआ, और ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने उनसे ये बात कही कि भाई मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो जाहिर है फैमिली में किसी को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि ये कौन सा शौक है या ये कौन सा प्रोफेशन है। तो जाहिर है मुखालफत तो थी इस बात की, लेकिन बहुत ही वोकल नहीं थे इस बात को लेके, कि बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थे कि नहीं साहब आप तो कर ही नहीं सकते, मतलब गर्दन कट जाएगी और मतलब खून कत्ल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका ये था कि ठीक है, अब करना चाहते हो तो देख लो, मतलब एक शौकिया तौर पे, एक हॉबी के तौर पे देख लो, यू कैन ट्राई इट आउट। और फायदे नुकसान दोनों समझाए उन्होंने कि भाई देखो, ये तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, बनाओगे तो खुद के लिए बनाओगे, बिगाड़ोगे तो खुद के लिए बिगाड़ोगे। तो बहुत सोच समझ के जो भी कदम लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना। और हाँ, अगर ले रहे हो ये कदम, देन डू इट एंड डू इट प्रॉपर्ली। और ये तो मतलब एक तरीके से एक टैसिट सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट था, इस लिहाज से कि भाई रोजमर्रा की लड़ाई नहीं थी मेरे लिए, रोजी की लड़ाई नहीं थी कि मतलब अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा और अगले वक्त खाना कहाँ से आएगा, इसकी लड़ाई नहीं थी। और वो मैं एक्चुअली, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, विलफुली राजी नहीं थे इस चीज के लिए, तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे आया एमए करने के लिए। मैंने कहा कि मैं एमए करूंगा वहां से, और फिर तो अब्बू ने कहा ठीक है एमए कर लो, वहीं से कर लो। और मैंने कहा उस दौरान मैं थिएटर में अपना आजमाऊंगा किस्मत, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि नसीर भाई मिल गए मुझे, और मैं थिएटर करने लगा। लेकिन एमए करने के बाद जब मैंने अपने घर वालों से ये बात कही कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं
अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और मुझे मतलब इन द सेंस कि मैं आई विल टेक केयर माई सेल्फ, यू डोंट नीड टू फंड मी। तो उस वक्त अम्मी खास तौर से बहुत बिखर गई थी कि मतलब क्या है, न नौकरी है, न कोई आमदनी का जरिया नहीं है, न घर है, तो क्या कैसे ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो फिर वो खैर वो उसका भी तरीका निकाला वालिद साहब ने कि मुझे एक कार्ड दिया उन्होंने कि भाई ये कार्ड रखो और अगर ज़रूरत पड़े पैसों की तो ये इस्तेमाल कर लेना, ईगो मत रखना कि भाई घर पे कह दिया है कि पैसे नहीं लेंगे तो भूखे मर जाएंगे लेकिन पैसे नहीं निकालेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो मैंने अपनी ये जो स्ट्रगल तो जाहिर है हर इंसान की किसी न किसी लेवल पे होती है और मेरी भी थी, और ये फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो भी मेरे साथ थी, लेकिन कभी मैंने उसको रोमांटिसाइज नहीं किया या कभी मैंने उसको मतलब कि प्लेटफॉर्म पे सोना या मतलब भूखों रहना, अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया मेरे पास, ऊपर वाले का बहुत करम है। और मैंने आमदनी के जराए ढूंढ लिए, भले ही बहुत कम, थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी जैसे भी होता रहा और गुजर होता रहा, लेकिन मैंने कभी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो बहुत मुश्किल दौर में होता ना कि भाई फटी शर्ट पैंट पहने, जूते चप्पल फटे हुए और मतलब फाख्ते उड़े हुए हैं, एकदम नहायत ही गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, भूखे प्यासे टहल रहे हैं। ऑडिशन के लिए गए तो दरबार ने धक्के मार के निकाल दिया क्या? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लकीली फॉर मी, मैं थिएटर करता था तो बड़े कॉन्फिडेंस से जाता था कि भाई अगर किसी ने बुलाया, मैंने कहा कि भाई अगर आपको आइए मेरे प्लेस देखिए आप, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, काम करेंगे साथ में। और वो शायद कहीं वहां से एक कॉन्फिडेंस आता गया और मैं लोगों के पास बहुत ज्यादा जाता नहीं था मिलने मिलाने के लिए। तो चीजें होती गई, चीजें होती गई, लोगों ने किसी के रेफरेंस से कहीं पहुंच गया नाम और आदमी ने बुला लिया और फिर काम से काम बढ़ता गया लोग। तो अब जमील भाई क्या स्टेज है, यानी कि अब जैसे कि मैंने ये सुना है कि बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो भी यानी पीआर अपना बना के रखते हैं, तो उनको भी जो है प्रोड्यूसर्स वगैरह के पास जाना पड़ता है और काम मांगना पड़ता है। तो अब तो मेरे ख्याल से आपकी वो स्टेज नहीं है, वो काम से काम आपको माशाल्लाह मिल ही रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम से काम ही हमेशा मिला है। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काम इसी तरीके से होता है कि भाई काम से काम मिलता रहे तो अच्छा है, और किसी की सिफारिश न करनी पड़े या चापलूसी न करनी पड़े या जोजूरी न करनी पड़े, वो बेहतर मेरे ख्याल में रहता है। मतलब अपनी ईगो के लिए तो खैर बहुत ही, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो बात जो कह रहे हैं कि भाई एक पीआर मशीनरी और लोगों से जाके काम मांगना वगैरह, वो चीज उसकी कमी मेरे अंदर है। मुझे पता नहीं क्यों मैं मांग नहीं पाता काम इस तरीके से। हालांकि मेरी बीवी भी बोलती है, मेरे दोस्त अहबाब भी बोलते हैं कि भाई आपको खुद जाके बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा पता नहीं, मैं बहुत अपब्रिंगिंग का कुछ मसला है शायद इसमें। अच्छा, तो मानने नहीं जा पाता मैं, मतलब लोगों को एक तरीके से याद दिला देता हूँ कि भाई अगर जैसे ईद आ गई तो ईद की मुबारकबाद दे दी, या दिवाली आ गई तो दिवाली में मुबारकबाद दे दिया कि भाई हम भी हैं। अच्छा, तो आपका जमील भाई ये जो है, आप अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसे मानते हैं अब तक की, या ये कि ड्रीम रोल आपका जो अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, यू आर वेटिंग फॉर इट? नो, आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर इट। आई मीन कोई ड्रीम रोल एज सच तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देयर आर टन्स ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्लेड, और अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर है, ऑथर बैक्ड रोल कोई अगर ऐसा आता है तो आई वुड लव डूइंग इट। और एंड that is what I'm really waiting for, and I think it's time now that people should start considering me for that kind of role and start approaching me for that kind of role, and it is beginning to happen.
and inshallah things should materialize. नाउ अब तो कैनवस इतना बड़ा हो गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि अपनी अदाकारी का लोहा फिल्मों में ही बनवाना पड़े। देखिए बहुत सारे ऐसे जो अब वेब सीरीज वगैरह हैं उसमें एक से एक माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाती हैं जो कि बड़े स्क्रीन पे नजर नहीं आते, इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो अच्छा जमील भाई, एक जरा सा सीरियस सवाल मेरा है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी तक ये मानी गई है कि बहुत ही एक सेक्युलर जगह है और वहाँ पर कुछ मजहबी तफर्रुकात नॉर्मली सरफेस पे नहीं आते हैं, लेकिन ऑफ लेट ये देखा गया है कि अब कुछ एक्टर्स बड़े वोकल हो गए हैं और अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं बड़े यानी बढ़ा चढ़ा करके डिक्लेयर करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? इज इट रियली हैपनिंग? भाई देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे आई हैवंट एनकाउंटर्ड एनी सच थिंग एट ऑल, and I would want to believe that this kind of thing does not exist and should not exist. कि भाई आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस आप अपने घर छोड़ के आइए, ये वो जगह नहीं है जहां पर पॉलिटिक्स की बात की जाए या पॉलिटिकल एफिलिएशंस को आपके ऊपर थोपा जाए। ये एक क्रिएटिव फील्ड है, इसमें जो एक ऑथेंटिकली सेक्युलर जो अप्रोच है वो होना बहुत ज़रूरी है और वो खुलापन, वो आज़ादी होनी बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि पीढ़ियों आगे के लिए भी, हिस्ट्री के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सोच के लिए और हर किस्म की सोच के लिए कि देयर शुड बी स्पेस for all kinds of things to evolve. लेकिन पोलराइजेशन तो देखिए जमील भाई हो ही रहा है। अब देखिए बहुत सारे फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं, बड़े वोकल हैं, अपने यानी पसंदीदगी को और नापसंदीदगी को जाहिर करने के लिए बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं और रोज देखने में आता है कि इस किस्म के बयानात उनके होते हैं। खैर एनीवेज, ये कि मैं उसको I would say there are ulterior motives behind it. जो भी है वो it's more for business than anything else. To be on the right side is what is intended, so that they do not कि उनको किसी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े, और to be on the right side से किसी तरीके का फायदा अगर मिल सकता है तो उसको अवेल किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से ये मतलब के लिए है, जिस दिन ये निज़ाम बदलेगा वो लोग भी बदल जाएंगे। तो जिधर तवा गर्म होगा उस तरफ पलट जाएंगे। चले जमील भाई, टू कंक्लूड एक सवाल मेरे जहन में ये है कि ये माना जाता है कि भाई अलीगढ़ में बड़ा टैलेंट है, बड़े यानी जो वहाँ की जिंदगी है उसमें कुछ हो ना हो कम से कम जबान जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या वजह आपको लगता है, कभी आपने ये सोचा कि क्या वजह है कि नसीरुद्दीन शाह या जमील खान और दो चार या पुराने लोगों में डॉक्टर राही मासूम रजा, ये लोग क्यों नहीं इतना वो टैलेंट होने के बावजूद क्यों अपना एक मार्क नहीं बना पा रहे? और एक चीज और भी देखिए कि आप अलीगढ़ के जो लड़के हैं जो अलीगढ़ से पास आउट होते हैं वो मतलब उस मकाम पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पर जैसे आप पहुंचे हैं या नसीर भाई हैं या अनुभव सिन्हा है। और बड़े मजे की बात यह है कि अनुभव सिन्हा ने भी अपना जो करियर है, फिल्म करियर, वो अलीगढ़ से निकलने के बाद ही स्टार्ट किया और आपने भी वहां से निकलने के बाद स्टार्ट किया। तो क्या वजह लगती है कि क्यों इतना एक गैप है? भाई इसका जवाब शायद मेरे ख्याल में इसी में है कि शायद वो सीरियसनेस नहीं है बच्चों के अंदर, उतनी मेहनत नहीं है, उतना चीज़ों को बारीकी से पकड़ने का, पढ़ने का जो है ना, पढ़ना
जो हम शायद काफ़ी पीछे रह गया है, और ख़ास तौर से पिछले 10 सालों में तो और ज़्यादा कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है जब तक ये ऑडियो विजुअल मीडियम जो आ गया है ना, ये और ये जो फ़ोन आ गया हाथ में से, ये तो पढ़ने का टाइम तो बहुत सारा खा जा रहा है। तो जब तक आदमी को पढ़ने का, सोचने का और चीज़ों को बनाने का शौक रहेगा, और एक जुनून चाहिए भाई इन चीज़ों के लिए, तो प्रॉब्लली मैं इसकी वजह तो यही कह सकता हूँ कि वो जुनून मिसिंग है शायद उन बच्चों में, जो चंद लोग जो बन पाए हैं किसी जुनून की वजह से ही बन पाए हैं। और एक लंबा क्योंकि अगर आप उस इंडस्ट्री से नहीं हैं तो जाहिर है एक आउटसाइडर के तौर पे आप किसी भी फील्ड में घुसना चाहेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, और ज़्यादा मेहनत लगेगी, और आपको वो एक केज है, उस केज को तोड़ के अंदर घुसना है। आपके लिए कोई दरवाजा खोल के खड़ा नहीं होगा कि आइए साहब, कोई नहीं दरवाजा खोल के आपको अंदर दाखला देगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा असल में पूछने का मकसद देखिए, जो वहाँ पे कल्चरल एजुकेशन सेंटर है उसके पास तमाम ज़राए हैं और बहुत ज़बरदस्त स्टेज है, बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस है सराहने के लिए। उसके बावजूद बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से वही जैसे आपने कहा कि जो माइंडसेट है वो माइंडसेट क्रिएट नहीं हो पा रहा वहाँ के ऊपर। लोगों की जो मेंटरिंग है वो शायद नहीं हो पा रही, जबकि बहुत अच्छे अच्छे लड़के हमने देखे हैं जो वहाँ परफॉर्म करते हैं लेकिन फिर वो खो जाते हैं, उसके बाद आगे जाकर उनको नजर नहीं आता कुछ। मेंटरिंग में भी हो सकता है कमी हो, और उसके अलावा भी क्या होता है ना भाई कि आप पढ़ाई के बाद, क्योंकि इस फील्ड को इतना ल्यूक्रेटिव या कमाऊ पेशा नहीं माना जाता, या मतलब स्टेबल सिक्योर पेशा नहीं माना जाता था। आई वुड से नाउ इट इज प्रीटी ल्यूक्रेटिव एंड काइंड ऑफ स्टेबल, स्टिल इज वेरी इनसिक्योर एंड अनस्टेबल, बट अब फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारे मीडियम्स हैं काम करने के लिए, टेक्नीशियंस के लिए एंड एक्टर्स के लिए, सबके लिए। ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा तो अब तो सभी जगह के ऊपर इक्वली पेइंग है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो मुझे क्या लगता है ना कि अलीगढ़ के जो बच्चे हैं वो शायद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज़्यादातर, और क्या होता है ना कि भाई कमाना है, घर चलाना है, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, पर पीछे जो गांव में या जो अपने कस्बे में जिन लोगों को छोड़ के आए हैं उनके लिए भी सहारा बनना है, उनके लिए भी कमाई करके घर भेजना है। तो वो एक डर जो होता है ना कि भाई अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ नहीं हो पा रहा, साल 2 साल 4 साल 5 साल निकल गए, घर वाले भी बोलते हैं भैया कब तक। सही बात। इन चीजों से भी बहुत सारे लोग डर के पीछे भाग चले जाते हैं। अगर फौरन ही या जल्द ही कुछ नहीं हो पाता है तो बहुत सारा टैलेंट तो इसमें ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेट्स होप कि ये खत्म हो, इसलिए कि इतना माजी में इतना सारा, चाहे वो शकील बदायूं के जमाने से लीजिए, ख्वाजा अहमद अब्बास के जमाने से लीजिए, कि एक डोमिनेशन था, चाहे वो जो है लिरिक्स हो या आपका फिल्म मेकिंग हो, ज्यादातर लोग जो थे वो यहाँ से गए हुए थे। तो लेट्स होप कि ये जो एक बैरियर है ये टूटे। मेरे ख्याल में देखिए ना, also one has to learn to change with time। वक्त के साथ जैसा समाज या जैसी टेक्नोलॉजी या जैसी जबान, या मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने आप को आप गिरा दीजिए, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती है। बाय लैंग्वेज आई जस्ट डोंट मीन कि जबान सिर्फ, मतलब कि किस तरीके से या जो आपके अल्फाज हैं वो ही नहीं, लैंग्वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, लैंग्वेज ऑफ द कैमरा, टेक्निकली लैंग्वेज ऑफ एक्टिंग, मतलब कि वही अब लाउड एक्टिंग से वापस आप आ गए हैं। नाउ इट्स नाउ वेरी हेल्ड बैक, वेरी लेस इज मोर काइंड ऑफ एक्टिंग। तो वन हैज टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। सो मे बी अनदर रीजन व्हाई किड्स फ्रॉम वहाँ से, अलीगढ़ से जो बच्चे निकल रहे हैं, उनको वो
वो मेंटरशिप नहीं मिल रही कि भाई वक्त चेंज हो रहा है और आपको भी चेंज होना पड़ेगा जी उस लिहाज से। करेक्ट। हाँ तो उसमें इंस्टीट्यूट और नई कहानियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी और नई कहानियां छोटे कस्बों में भी बहुत सारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि अब आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में आई वुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं बहुत क्या कहते हैं उम्मीद करता हूं कि अब जो है जिस तरीके की कहानियां बन रही उसमें एमयू जैसे बच्चों के लिए सेटिंग्स या जो जिस माशरे में वो रहे हैं उनकी कहानियां लाएंगे यहाँ पर और उनको एक इंटरेस्टिंग अंदाज से अगर उसको कहेंगे तो शायद उसके लिए भी जगह अब बनेगी। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि स्टोरी टेलिंग का अंदाज भी फर्क हो गया है। जो आज से 25 साल पहले था या 10 साल पहले भी था, उसका अंदाजा उसमें फर्क आया कि किस तरीके से आप उसको स्क्रीन प्ले जो है स्क्रीन पे किस तरीके से आएगा उसका अंदाज बदल गया है। नहीं है जमील भाई, मुझे लगता है इसलिए कि अभी पिछले कुछ सालों में जब से डॉक्टर एफ.एस. शिरानी ने कोऑर्डिनेटर का वो लिया है तो एनएसडी के साथ टाई अप किया है और एनएसडी के फैकल्टीज जो हैं वो आकर के वहां पर कर रहे हैं। तो नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग क्वाइट ड्रास्टिकली और हाँ काफी लड़के वगैरह जो है हम लोगों के कंटेम्प्रेरीज में तो देखिए जमा हबीब वगैरह हैं, दे क्वाइट गुड। जमील भाई अच्छा एक ये आपके अनुभव सिन्हा से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी? वो तो अपनी फिल्मों में एक अलीगढ़ वाला कैरेक्टर वो याद है आपको? तुम बिन में जो ओमपुरी का जो कैरेक्टर था टिपिकल अलीगढ़ वाला कैरेक्टर था उनका। मुझे तुम बिन तो नहीं याद है लेकिन उनकी अभी जो रिसेंट फिल्में हैं जिनका मैं बड़ा फैन हूँ वो कमाल की हैं। आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दोस काइंड ऑफ फिल्म। मुल्क हो गई आपकी और आर्टिकल जो भी 13 या क्या थी वो इस तरीके की बहुत कमाल की फिल्में हैं और अच्छी फिल्में बना रहे हैं। आई लव टू बी मतलब उनसे मुलाकात हुई है एक बस ऐसे चलते फिरते और मेरी फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पे आए थे तो एक हल्की सी मुलाकात हुई थी। बट आई लव टू वही है ना भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम है ना। अच्छा सेल्फ प्रमोशन जरा हल्का हाथ रखा हुआ है आपने उसमें। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू और बहुत सारी दुआएं हैं कि आप जो है वो अदाकारी का एक ऑस्कर मिला है हमें? नहीं मिला, कोई अभी नहीं मिला मेरे ख्याल से। ऑस्कर अदाकारी का तो नहीं मिला है भाई। तो अब ये दुआ कर सकते हैं जमील भाई हमारा पहला ऑस्कर ले गया है अदाकारी का इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।